हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार न्यूक्लियस वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया था एटम एंड न्यूक्लियर में से। कल हम कुछ बातें बेसिक वाली स्टार्ट कर गए थे, लिस्ट बनाई हुई थी हमने। अब बेटा कुछ पार्ट उसका हो गया था, ये चीज़ें रह गई थी, हमने बोला था फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज इन चीज़ों को टेकअप करने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है सब चीज़ें हम कवर अप कर जाएंगे। ओके, तो न्यूक्लियस की बेटा बात हो रही है, एटम नहीं, अब हम न्यूक्लियस के अंदर हैं। कुछ बातें कल तक हुई, कुछ बेसिक टर्म्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, ये सब चीजें हमने याद की। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन एएमयू। बेटा वो कल वाली बातें जो लिखाई हैं बड़ी बेसिक है, काम आती हैं इस पूरे चैप्टर में, तो उनको आपने याद कर कर रखना है, ठीक है। जैसे 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो कितनी एनर्जी बनेगी, 931.5 मेव। राउंड फिगर में इसको 931 ही ले लेते हैं, कभी कभी 931.5 भी लेते हैं। आपको बोला गया है अगर तो बेटा गिवन होगा तो 931.5 लेना, अगर गिवन होगा या जितना भी गिवन होगा 3 गिवन होगा, अदरवाइज 931 से काम चला लेंगे। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो बेसिक बातें थी, ये भी बेसिक ही है, लेकिन फिर वही बात कि जो स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स थी उसमें से मैंने बोला था क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई, लेकिन जो एएमयू वगैरह कुछ बातें आनी शुरू हो गई थी वहां से क्वेश्चन भी बनने शुरू हो गए, और ये जो इस वक्त है इनमें से तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से फिर बेटा आएगा ही आएगा। तो न्यूक्लियस की बात चल रही है, पहले हमने देखा न्यूक्लियस की कंपोजिशन, उसके अंदर क्या क्या होता है, चलो डिस्कस किया जो भी करना था। फिर आती है बात शेप की। बेटा जो शेप है, अब देखो स्फेरिकल ही मानकर चलते हैं। अब मैंने बोला मानकर चलते हैं तो अजम्पशन ही है ना, इतने छोटे साइज की चीज है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का उसका साइज है। अब उस लेवल पर जाकर तो ये तो हमारी अजम्पशन ही है ना, किसी ने जाके आंखों से अपनी से देखा तो होगा नहीं कि स्फेरिकल ही है। बेसिक बात ये है कि ये पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है जी। ये डिसाइड करते हैं कि इकट्ठे रहना है, और जब इकट्ठे रहेंगे तो जितना करीब हो सकते हैं आ जाएंगे। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। अब जितना करीब आ जाएंगे भैया तो स्फेरिकल शेप ही बनने की कोशिश होगी उनकी। तो ये अजम्पशन है जी, स्फेरिकल ही होते हैं। बाकी आगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो इनकी ऑब्लेट शेप थोड़ी सी ऐसे करके भी मानी जाती है, लेकिन हम क्या मानकर चलेंगे कि ये स्फेरिकल हैं। स्फेरिकल से ही सारे रिजल्ट बेटा आए होते हैं और इनको स्फेरिकल ही माना जाता है। तो कल को कोई पूछ ले कि शेप कैसी है बेटा, तो शेप कैसी बोल देनी है, इट इज स्फेरिकल। ओके, तो स्फेरिकल शेप माननी है, चलो मान लिया। अब अगली बात है साइज। साइज यानी कि रेडियस, है ना। न्यूक्लियस स्फेरिकल मान लिया तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, फिर रेडियस होगा। अब रेडियस के हिसाब से इसका क्या होगा, साइज होगा। अब देख, सारे न्यूक्लियस जो हैं उनका सेम साइज नहीं होगा। अब हमने बात की हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब इसके अंदर एक ही पार्टिकल है, अकेला प्रोटॉन। फिर हमने बोला यार इसका ड्यूट्रॉन H12, इसके अंदर 2 पार्टिकल हैं। फिर हमने एक कार्बन की बात की, कार्बन 12, इसके अंदर 12 पार्टिकल हैं। ऐसे करते 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 यार बड़े भी होते हैं। अब यूरेनियम की बात कर, यूरेनियम 235, तो इसके अंदर कुल मिलाकर 235 मेंबर हैं, जिनको हमने न्यूक्लियॉन्स बोला था। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियॉन्स बोल दिया था, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, सबके न्यूक्लियस बिल्कुल सेम साइज के नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट इनके जो साइज का ऑर्डर होता है, ऑर्डर, दैट इज
10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं। तो ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर है, आएंगे लगभग किसमें, 10⁻⁻15 मीटर में। अब जैसे मान लो कि जो नॉर्मल पर्सन है एक, उसकी जो हाइट है, अब उसका जो ऑर्डर है सबका लगभग सेम ही रहेगा ना। एक फुली ग्रोन अप पर्सन है, उसकी हाइट्स एक पर्टिकुलर एरिया की लगभग क्या रहती है, सेम ही रहती है। लगभग बोला, ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं ना होती है। एग्जैक्टली तो उनमें फर्क होता है, ऐसी साइज में फर्क है, लेकिन ऑर्डर क्या मानना है, 10⁻⁻15 मीटर। एटम का साइज एंगस्ट्रॉम में बोला जाता है। सारे एटम सेम साइज के नहीं है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखोगे ऑर्डर उसका एंगस्ट्रॉम में आएगा। न्यूक्लियस जितने भी हैं सेम साइज के नहीं हैं, लेकिन ऑर्डर सबका क्या है, सेम है। 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर के होते हैं। वैसे अगर एग्जैक्टली देखें तो साइज अलग अलग होगा। साइज के लिए एक फार्मूला यूज होता है, R0 A की पावर 1/3। अब A यहां पे क्या है, उस न्यूक्लियस का मास नंबर बेटा, जिसकी भी बात हो रही है उसका मास नंबर, और R0 एक कांस्टेंट है। R0 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.2 इंटू 10⁻⁻15। रिजल्ट किस में आएगा, मीटर में आएगा, तो नंबर है। इसकी यूनिट क्या माननी है, फिर हमने मीटर माननी है, क्योंकि रेडियस की यूनिट भी क्या है, मीटर है। वो तो मास नंबर है ना बेटा, उसकी कोई यूनिट नहीं लेकर चलते हम। तो R0 में 10⁻⁻15 मीटर आया, जिसके साथ भी लगेगा यार उसको 10⁻⁻15 के ऑर्डर का कर देगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होने वाली है कि 10⁻⁻15 को कोई फर्क डाल सके। तो अगली बात कि जी साइज में ये फार्मूला याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटू सा फार्मूला है, बट इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा, कि वो मास नंबर दे देगा और बोल देगा कि यार रेडियस बताओ, तो कुछ भी नहीं करना, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाना है। या वो क्वेश्चन डाल देगा कि जी दो न्यूक्लियस हैं, उनके मास नंबर का रेशियो, एटॉमिक मासेस का रेशियो 1:27 है। बोल देगा कि एटॉमिक मासेस का रेशियो 1:27 है, तो उनके न्यूक्लियस के रेडियस का क्या निकालो, रेशियो निकालो। तो मान लो उसने गिवन में क्या कर दिया, वो कहता है यार A1/A2 1/27 है, तो इनके रेडियस का रेशियो निकाल। अब मुझे पता है R = R0 A की पावर 1/3 होता है। R0 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा जब मैं रेशियो निकालूंगा। तो ये बनेगा A1/A2 की पावर 1/3। यहां पे पुट कर देना 1/27 की पावर 1/3, आंसर आ जाएगा 1/3, यानी R1:R2 आ जाएगा 1:3। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, बहुत बार। उल्टा आ जाएगा, वो कह देता है R1 और R2 का रेशियो 1/3 है, बताओ इनके एटॉमिक मासेस का रेशियो क्या है। तो उल्टा घुमा दे इसको, क्या लिख देगा, A1/A2 = R1/R2 की होल क्यूब। तो A1/A2 = क्या हो जाएगा, R1/R2 की पावर 1/3 हो जाएगा। यहां से सॉल्व कर लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये साइज वाला पॉइंट भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। साइज वाला पॉइंट भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला याद रखना है आपको, क्या जी, R = R0 की पावर A/3। R = R0 A⁻⁻1/3 बेटा जी, ठीक है जी। अगली बात, डेंसिटी न्यूक्लियस की
डेंसिटी। अब बेटा पहली बात तो ये कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, वेरी 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 हाई। और दूसरी बात, न्यूक्लियस की डेंसिटी हर तरह के न्यूक्लियस के लिए, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, यूरेनियम हो, सबके लिए क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, साइज जो है वो तो क्या है, R0 A की पावर 1/3 प्रोपोर्शनल गया देख। लेकिन डेंसिटी अभी बात करते हैं। पहली बात तो डेंसिटी क्या होती है, वेरी वेरी हाई, बहुत हाई। और दूसरी बात, इट इज कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, कई बार ये प्रूव करने के लिए आ जाता है तो प्रूव करके दिखाओ न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इट इज सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियाई। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला इट इज वेरी वेरी हाई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना मास पड़ा हुआ है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। या मतलब मैं कह सकता हूं कि जो न्यूक्लियर मैटर है ना, इट इज इन अ वेरी कॉम्पैक्ट स्टेट। न्यूक्लियर मैटर इज इन अ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट स्टेट, बड़ी ही कॉम्पैक्ट स्टेट में होता है न्यूक्लियस का जो मैटर होता है, इट इज इन वेरी 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 कॉम्पैक्ट स्टेट। ओके जी, तो डेंसिटी इतनी। अच्छा, इसमें मैं बोल रहा था प्रूव करके दिखाओ, तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी के बारे में मैंने बात कर दी यार, बहुत हाई होती है, सबके लिए क्या रहती है, सेम रहती है, और बहुत ज्यादा मतलब बड़ी कंपैक्ट स्टेट में होता है न्यूक्लियर मैटर जो होता है। प्रूव करने के लिए मैंने बोला कि डेंसिटी मुझे पता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मान लो ये कोई क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है जी, अब न्यूक्लियस के अंदर ZA नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। देख, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। आपको पता है Z इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, अब मुझे यह भी पता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन है। इसको मैं m मान लेता हूं। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल पार्टिकल्स कितनी है, A है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देयरफॉर टोटल मास ऑफ एनी न्यूक्लियस मास इक्वल टू, भाई टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, ए है ना, ए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, ए, और एक पार्टिकल का मास कितना मान लिया मैंने, m मान लिया। तो टोटल मास न्यूक्लियस का कितना आ गया, इसका टोटल मास आ गया m इंटू ए। ओके, देयरफॉर जो डेंसिटी है ये थी मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल मास कितना था, m इंटू ए, नीचे टोटल वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास m a, ये हो जाएगा 3/4, ये रहेगा पाई, और r की जगह पे क्या लिखोगे, R0 a की पावर 1/3। अब रेडियस का तो यही फार्मूला है ना, इट विल बी R0 a की पावर 1/3 का क्यूब। ये कट गए, बचा क्या, ये बच गया 3 4 m
ए है और नीचे देख ए की पावर 1/3 का क्यूब था, तो क्यूब तो कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा ए, और ए से ए भी कट जाएगा, एम बचना है और नीचे पाई बचना है और R0 की पावर 3 बचनी है। अब ध्यान से सुनना, ये 3 है, ये 4 है, मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये पाई की वैल्यू 3.14 और यहां R0 का क्यूब है। R0 की वैल्यू कितनी लिखाई थी मैंने, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब हो जाएगा। भैया इसको सॉल्व करोगे ना, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻17 आएगा। कितना आएगा, 2.3 के करीब आ जाएगा, चेक कर लेना यार। लेकिन ऑर्डर ध्यान से सुनो, ऑर्डर तो क्लियर है ना। ऑर्डर इसका कितना आएगा, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो कई बार बेटा मैंने बोला प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि प्रूफ करके दिखाओ, डेंसिटी रिमेन्स सेम। तो आपने इस तरीके से प्रूव कर देना है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके टोटल नंबर प्रोटॉन है, ये टोटल नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, करते 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 अंत में ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। या तो फिर अब देखो इसको सॉल्व करोगे कटिंग वर्क, अब इतना कहां टाइम होता है, रिजल्ट क्या रखा करो, याद रखा करो। 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगी जी, डेंसिटी हो जाएगी। तो डेंसिटी बेटा जी किस ऑर्डर की, एक तो वेरी हाई मैंने बोला, और ऑर्डर कितना, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ओके जी, अब बातें खत्म हो गई, अगली बात की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो, मास डिफेक्ट। ये तीनों अपने आप में फिर बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तब तक हम बोर्ड साफ कर लें भाई, सर्दियां आ गई हैं, बोर्ड साफ करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये जो इंक यहां पर लग जाती है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो गई हुई है। टेम्परेचर कम, विस्कोसिटी ज्यादा, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका फ्लो होना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है, इसलिए ज्यादा स्टिक करती है। तो भैया फिजिक्स लग रही है यहां पर भी। 2.3 इंटू 10⁻17 लिख लेते हैं, ले 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ओके जी, अब ये तीन बातें हैं भाई, एक है मास डिफेक्ट, एक है बाइंडिंग एनर्जी, और फिर इसके बाद आएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ध्यान देना भाई, हेडिंग डाल लो, मास डिफेक्ट। अब देख, नाम से पता लग रहा है मास में कुछ डिफेक्ट होगा, है ना, नाम तो कुछ ऐसे ही बता रहा है, मास डिफेक्ट। अब समझना ये मास डिफेक्ट है क्या चीज। अब देखो, मान लेते हैं ये कोई भी न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर कुछ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन किसके अंदर, कितने इसके अंदर, जेड, ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ए माइनस जेड, ठीक है। तो जेड क्या हुआ यार, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ए माइनस जेड क्या हुआ, नंबर ऑफ, जो भी है हमें पता है इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं। जैसे मान लो
मैं किसकी बात करता हूं, अब कार्बन की बात ही करता हूं। मुझे पता है एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर 12 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए इसके अंदर 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हुए, 6 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है। अगली बात, मुझे पता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.00785 ऐसे करके आया था कि नहीं, 1. देख लेना यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 00782 ऐसे करके था। और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0088 ऐसे था, कुछ थोड़ा सा फर्क था। ठीक है, अब मुझे मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है, मुझे मास ऑफ न्यूट्रॉन भी पता है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसके अंदर टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं Z, टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये, यानी ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मुझे कल्ले कल्ले का मास पता है, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो टोटल मास जो है, टोटल मास किसका, न्यूक्लियस का, वो कितना आना चाहिए, प्रोटॉन कितने हैं इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये किसका मास हो गया, सारे प्रोटॉन्स का, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये क्या हुआ, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये टोटल हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को Z लिखते हैं तो ZMP, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे, A माइनस Z, ये Mn हो गया। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस पता होते हैं, तो टोटल मास यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। हमने कर लिया टोटल मास कैलकुलेट। अब अगली बात यह है कि हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई कार्बन है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 क्या है न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का इतना मास होता है तो 6 का इतना हो गया, एक न्यूट्रॉन का इतना होता है तो 6 न्यूट्रॉन का इतना हो गया, टोटल ये है तो टोटल इतना हो गया। तो हमने टोटल मास क्या कॉपी निकाली, कैलकुलेटर निकाला। चलो कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में कैलकुलेटर खोला और मास कैलकुलेट कर लिया कि कार्बन का मास इतना होना चाहिए। मगर अगर मेरे पास वही कार्बन की जो मैं बात कर रहा हूं या किसी भी न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, उसके अंदर पार्टिकल्स थे, मैंने उसका कॉपी में कैलकुलेटर की हेल्प से टोटल मास कैलकुलेट कर लिया, इतना आना चाहिए। मगर अगर इस न्यूक्लियस का अब मैं मास करता हूं तो वो इस वैल्यू से जो मैंने कैलकुलेट की है कम आता है, हमेशा कम आता है। ये नहीं आएगा, तुम करते रहो कॉपी पे कैलकुलेट कि भाई इतने प्रोटॉन थे, इतने न्यूट्रॉन थे, एक का मास इतना, दूसरे का मास इतना, इसलिए टोटल इतना, करते रहो। लेकिन जब एक्चुअल में उस न्यूक्लियस को तोलोगे, उसका मास मेजर करोगे, तो भाई ये नहीं आएगा, इससे कम आएगा। तुमने कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, उनको कॉपी में ऐसे कैलकुलेट किया, तुमने जो मास निकाला, भाई कार्बन का एक न्यूक्लियस लेके उसको तोल ले, तो उसका मास जो आएगा तोलने के बाद पूरे का ओवरऑल, वो भाई इस वैल्यू से जो तू कैलकुलेट कर रहा है कम आएगा। अब इसी फर्क को क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। तेरे पास 10 लड्डू हैं, ठीक है, 5 बेसन वाले और 5 मोतीचूर वाले,
ठीक है। अब 10 के 10 का मास तुझे पता है कि एक बेसन वाले का मास इतना है और एक मोतीचूर वाले का मास इतना है। तूने 5 से मल्टीप्लाई कर कर बेसन वाले जो लड्डू हैं उनको पांचों का मास इतना होना चाहिए और जो मोतीचूर वाले हैं उनका मास इतना होना चाहिए। उन सब को मिलाकर एक बड़ा लड्डू बना दिया, मतलब इतना बड़ा जंबो साइज लड्डू बना दिया तूने 10 को मिलाकर। अब तेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जब वो बन जाएगा बड़ा लड्डू तो उसका मास कितना आना चाहिए? जितना टोटल तूने कैलकुलेट किया था कि भैया ये 100 ग्राम के 10 लड्डू हैं, 100 ग्राम के, तो 1 किलो का लड्डू बन जाना चाहिए। 1000 ग्राम हो गया, 100 ग्राम के 10 लड्डू थे, 5 बेसन के 5 मोतीचूर वाले, तो उनको जब मिला के एक बड़ा लड्डू बनाया तो पहले से कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है कि भाई 1 किलो का लड्डू बन गया। लेकिन जब तू उसको तोलेगा तो वो 1 किलो नहीं, 1 किलो से थोड़ा सा कम आ रहा है, 999 ग्राम आ रहा है, 999 ग्राम आ रहा है। 1 ग्राम का लॉस हो रहा है। यार यही क्या है? मास डिफेक्ट है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो जो वैल्यू आती है जब उसको मिलाकर न्यूक्लियस बना देते हैं तो उस न्यूक्लियस का मास इंडिविजुअल पार्टिकल के मास से थोड़ा सा कम आता है। यार इसी को क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। मास में कमी आ जाती है, डिफेक्ट पड़ जाता है, इट इज नोन एज मास डिफेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाऊं, अपने आप पढ़ लेना कि इट इज द डिफरेंस। चल बोल देता हूं कि मास डिफेक्ट क्या है? इट इज द डिफरेंस इन द मास of the individual nucleons and the nucleus itself. It is the difference in the mass of the individual nucleons of the nucleus. nucleus के अंदर जो nucleons थे, हाँ बेटा, तो क्या डेफिनेशन मैंने बोली? It is the difference in the mass of the individual nucleons and mass of the nucleus itself. तो मास डिफेक्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मास डिफेक्ट सारी की सारी जो स्टोरी है न्यूक्लियर फिजिक्स की, अब ये लगा ले मास डिफेक्ट से शुरू होती है। मास डिफेक्ट तो क्या बेटा हमने बोला? मास डिफेक्ट मैंने बोला कि जो मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट करूंगा। इट इज डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जब मेजर करोगे उसका जो मास आ रहा है वो कम आएगा और जो न्यूक्लियॉन्स का मास है वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। थोड़ा ही फर्क पड़ता है, देख पॉइंटों में आता है एएमयू में, लेकिन वही हमने लेके चलना है। तो इंडिविजुअल न्यूक्लियस का क्या मास था? अगर मेरा न्यूक्लियस जो था उसका एटॉमिक नंबर Z था, मास नंबर A था, तो ZMP याद करो, अभी लिखा था मैंने, क्योंकि इतने प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन का प्लस, न्यूट्रॉन कितने थे? A माइनस Z, यहां क्या आ गया? Mn। ये जो बना दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसको कहते हैं जी मास डिफेक्ट। तो ये याद रखना है कि अब ये मास डिफेक्ट क्या चीज है जी? इट्स नोन एज मास डिफेक्ट। फार्मूला भी याद रखना, ठीक है जी। अब मास डिफेक्ट के बाद मेन आएगा बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी से पहले एक और टर्म वो भी लिख लो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 रहेगी मेन, नोट्स में नहीं दे रखी होगी एक टर्म, वो भी लिख लो यार, पैकिंग फ्रैक्शन। एक और टर्म आती है, कई बार अब क्वेश्चन ही आ जाएगा कि मास डिफेक्ट और बीच में एक टर्म आ जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है जी। अब पैकिंग फ्रैक्शन जो है बेटा, इट इज मास डिफेक्ट पर यूनिट
न्यूक्लियन या मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। देखो ये क्या है, ए एक्चुअली क्या है, मास नंबर है, लेकिन मास नंबर किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है ना। न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है उनको न्यूक्लियन कहते हैं ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। चलो, एक पार्टिकल के पीछे कितना मास फर्क पड़ गया, कितने मास में फर्क पड़ गया, पर पार्टिकल कितना फर्क पड़ गया, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, अगली बात है अपनी कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। यहीं पे लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज है यार, नाम से नहीं पता लग रहा। बाइंड करने वाली एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, बांध के रखने वाली एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। भाई नाम क्या कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास, तो यार उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहने के लिए मजबूर करने वाली एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। सैटेलाइट अगर अर्थ के आसपास घूम रही है तो बंधी हुई है ना, उसको उसके आसपास घुमाने वाली एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है जी। अगर कोई बंदा कहीं पर बार बार गेड़ियां लगा रहा है, गेड़ियां लगाने चले जाता है, तो उसको उस गेड़ियां लगाने के लिए मजबूर करने वाली एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है जी। पेपर में ऐसे मत लिख के आ जाना, गेड़ियों वाला एग्जाम्पल मत दे के आ जाना, ये तुम्हारे लिए होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी, ये जो अभी बोला, तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली बाइंड करने वाली एनर्जी है ना। तो पॉइंट ये है कि भाई ये है हमारा न्यूक्लियस, कोई भी। अब इसके अंदर कुछ क्या है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स। ओके, न्यूट्रॉन की कोई दिक्कत नहीं है, वो रिपेल वगैरह नहीं करते, न्यूट्रल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिपेल नहीं करते। मगर यार अट्रैक्ट भी तो नहीं करते, तो इतने प्यार से बंधे हुए कैसे हैं। चलो न्यूट्रॉन को छोड़, प्रोटॉन पे आ जा। अब जो प्रोटॉन है ये तो सारे पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो ये तो एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन को तो एक दूसरे को धक्का देना चाहिए, लेकिन ये तो बड़े प्यार से जफ्फियां डाल डालकर न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब देखिए छोटी सी तो जगह, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की। अब इतनी छोटी सी जगह में डेंसिटी कितनी है, 10⁻7 kg पर मीटर क्यूब। इतने करीब है ये कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻7 kg है। तो इतनी हाई डेंसिटी है, इतनी छोटी सी जगह है, प्रोटॉन प्रोटॉन जिनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, भैया रिपेल नहीं कर पा रहे, बड़े प्यार से रह रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को बड़े प्यार से रह रहे हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी में कोई तरह दिक्कत ही नहीं है, सब आपस में बड़े प्यार से रह रहे हैं छोटी सी जगह में। भाई इनको ऐसे बांध कर रखने के लिए, ऐसे थोड़ी, प्यार तो कभी भी खत्म हो जाता है जब तक ऊपर से डंडा ना हो। तो इनको बांध के रखने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए थी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब अगली बात आएगी, बाइंडिंग एनर्जी आई कहां से। भाई जो मास डिफेक्ट हुआ है ना, मास डिफेक्ट हुआ है, मास का जो फर्क पड़ गया, कल्ले कल्ले पड़े थे ये पार्टिकल्स, तो मास ज्यादा था, मिला दिया
तो मास में थोड़ी सी क्या आ गई, कमी आ गई। अब भैया वो जो कमी आई है, मास में कमी आ गई, जो मास गया कहां, तो मास कहां गया भाई, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और क्या बन गया, बाइंडिंग एनर्जी बन गया। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध कर रखती है। और ये बाइंडिंग एनर्जी आई कहां से है, ये मास डिफेक्ट से ही आई है। बाइंडिंग एनर्जी इज अराइज्ड एट द कॉस्ट ऑफ मास डिफेक्ट। ये जो मास डिफेक्ट हुआ ना, अब इतने लॉ हैं कि मास कभी खत्म नहीं होता, तो नहीं होता भाई। वो जो खत्म हुआ वो मजबूरी थी, एनर्जी चाहिए थी, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो वापस आओ बाइंडिंग एनर्जी पे। बाइंडिंग एनर्जी की अगर डेफिनेशन बुक्स के हिसाब से पढ़ोगे तो वो होगी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। उल्टा भी लगा लो कि इन न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मगर जो डेफिनेशन बेटा आपने एग्जाम में देनी है वो रिवर्स वाली ही दी जाती है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड। क्योंकि भैया जितनी एनर्जी से बंधे पड़े हैं उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड। लिख लिया करो, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, या टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। ये बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन जो है वो वही लिखनी है। It is defined as the binding, it is defined as the energy required to separate the nucleons up to infinite distance। ये मैंने बता ही दिया कि बाइंडिंग एनर्जी आई कहां से, बाइंडिंग एनर्जी आई है जी मास डिफेक्ट से। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला बनेगा एक, बाइंडिंग एनर्जी का। तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या बना, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mc²। अब इसके हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या बना, मास डिफेक्ट इंटू c²। तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या बन गया, डेल्टा m इंटू c²। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी। ओके, मगर इस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए मास डिफेक्ट तुम्हें जॉल्स में चाहिए होगा और ये एसआई में होगी, और आंसर सॉरी मास डिफेक्ट तुम्हें केजी में चाहिए होगा, केजी में, और आंसर बाइंडिंग एनर्जी का जूल में आएगा, जूल में। तो अगर ये वाला फार्मूला यूज करते हो तो बाइंडिंग एनर्जी है डेल्टा m इंटू c², जूल। मास किस में पुट करना पड़ेगा, केजी में। मगर हम इस पूरे चैप्टर में मास जो है एएमयू में लेकर चलेंगे। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में तुम्हें मास एएमयू में गिवन होंगे और डेल्टा एम भी एएमयू में ही आएगा। तो भाई अगर ये एएमयू में आएगा, ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो तुम्हें पहले एएमयू को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आंसर जूल में आएगा। लेकिन वो मांगेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है भैया, हमने आपको बताया था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 931.5 मेव के इक्वल होता है। अब मैंने 931.5 लिख दिया, कल 931 लिखा था। भाई ये वेरी करता रहता है बुक टू बुक, मैंने तुम्हें बता दिया हुआ है। 931 भी करोगे तो आंसर सही मान लिया जाएगा। जो मेरे माइंड में फिगर इसकी फीड है वो 931.5 है। बुक में मैंने देखा था वो 931 दे रखी थी, इसलिए मैंने बुक के हिसाब से 931 दे दिया था। अब मेरे
माइंड में 931.5 है तो वो निकल जाती है, एक ही बात है, ज़्यादा कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है। तो 1 AMU मैंने बताया था इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 931.5 मेव, 931.5 मेव। 2 AMU 2 इंटू 931.5 बाई 3 AMU 3 इंटू 931.5 भाई 0.3 AMU इज इक्वल टू 0.3 इंटू 931.5 बाई डेल्टा M AMU इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931.5। तो अगर तुम्हें मास एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है, वो मिलेगा एटॉमिक मास यूनिट में, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का सीधा फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा एम को किससे गुणा कर दो, 931.5 से गुणा कर दो, आंसर सीधा किस में आ जाएगा, मैफ में आ जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का ये वाला फार्मूला ज्यादा चलेगा कि डेल्टा एम इंटू 931.5 मैफ, वैसे ऊपर वाला भी सही है, लेकिन उसके लिए मास किस में चाहिए होंगे, केजी में चाहिए होंगे। अब डेल्टा एम तुम्हें पता है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हम ये भी बनाकर रख सकते हैं कि जी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है जी, ये हो गया मास ऑफ इंडिविजुअल माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है जी, ये आ गया डेल्टा एम, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन। ओके जी, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर किस में आ गया, मैफ में आ गया। तो ये अपना बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फार्मूला हो गया बेटा जी। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं और इस बार इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि इसके बाद एक और टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, जो मैं करवा तो दूंगा लेकिन वो इस साल के सीबीएसई के सिलेबस से कट चुका है। तो एक्चुअल उसमें से भी न्यूमेरिकल आते होते थे, ज़्यादा उसी में से आते थे, अब वो तो कट गया। अब न्यूमेरिकल वाला एक ही फार्मूला बचता है, वो है बाइंडिंग एनर्जी वाला। तो बाइंडिंग एनर्जी पे आप एक्सपेक्ट करो कि एक न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, तो इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल ट्राई करने पड़ेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट ये है, बाइंडिंग एनर्जी। तो हमने कहां से शुरुआत की, अभी एक मास डिफेक्ट देखा हमने, मास डिफेक्ट डेल्टा एम, ये फार्मूला पढ़ा देख भाई, मतलब मैंने समझा दिया। दूसरा आ गया बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, वो भी होगी। अब अगली बात है बाइंडिंग एनर्जी, ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, भैया पढ़ इसलिए रहे हैं, हमने चेक करना है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये कितने स्टेबल हैं। अब देख, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस बहुत स्टेबल हैं, वो बस वही रहेंगे, जैसे कार्बन 12 है। अब देख, कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, मैंने बोला था 3 है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। 13 को कोई नहीं पूछता, वो गरीब भाई है इनका, ठीक है। एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14, दोनों भाई हैं, देख आइसोटोप भाई मानते हैं उनको, एक ही मां की पैदाइश है ना। मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो दोनों का क्या है, सेम ही है। तो एक कार्बन 12 है और एक कार्बन 14 है, C12 C14, दोनों में बड़ा अंतर है यार। कार्बन 12 जो है उसकी स्टेबिलिटी के क्या कहने, बहुत स्टेबल है, इतना स्टेबल कि भारी मात्रा में पाया जाता है। अब कार्बन तो हर एक चीज में देख है ही है, भारी मात्रा में, मैं कह रहा हूं इतना स्टेबल है। और कार्बन 14 जो है वो उतना ही अनस्टेबल है, वो डीके कर जाता है,
रेडियो एक्टिव मटीरियल है, वो रहता ही नहीं है। डीके करने का मतलब कि जो कार्बन 12 है ना, वो तो कार्बन 12 है, तो वो जिंदगी भर कार्बन 12 ही रहेगा। इसका न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर 12 पार्टिकल है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है इनको, ये ऐसे रहते हैं। जो कार्बन 14 है ना, उसके अंदर अब न्यूट्रॉन 8 हो गए हैं और प्रोटॉन तो वही, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो अभी भी इसका 12 ही है ना, वही 6 ही है। लेकिन ये बड़ा ही अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अनस्टेबल न्यूक्लियस मतलब इसका कोई भरोसा नहीं कि कब ये कार्बन से कुछ और बन जाए। मतलब ये अपना कैरेक्टर छोड़ के कुछ और भी बन सकता है। रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। यूरेनियम जो है, यूरेनियम 235, ठीक है जी, ये भी अनस्टेबल है। ये भी कभी भी यूरेनियम से थोरियम बन सकता है, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो यार वो न्यूक्लियस जो अपना वजूद कभी नहीं छोड़ते, अगर वो कार्बन 12 है तो कार्बन 12 ही रहते हैं, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही रहते हैं, वो न्यूक्लियस स्टेबल कहलाए जाते हैं। और वो न्यूक्लियस जो कभी भी, अब अनस्टेबिलिटी के कई कारण हो सकते हैं, कभी भी इतने अनस्टेबल हो जाते हैं कि वो टूट जाते हैं, 2 भाग में बढ़ जाते हैं, या अपना वजूद छोड़कर किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको अनस्टेबल बोला जाता है। तो यार जितने स्टेबल होंगे उतना ही वो अपने वजूद को बचाए रखेंगे, वही बने रहेंगे। और जितने अनस्टेबल होंगे ये, उतना ही ये दूसरे किसी न्यूक्लियस में, या कह रहा हूं मटेरियल में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कार्बन से वो कुछ और बन जाएगा, यूरेनियम से कुछ और ही बन जाएगा। उनको अनस्टेबल कहते हैं। तो बात हमने अभी की जो वो है कि कुछ न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, कुछ न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। कुछ न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल टिके रहते हैं, अनस्टेबल इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि उन्हें किसी दूसरी चीज में ही कन्वर्ट होना पड़ सकता है, टूटना पड़ सकता है। अब पॉइंट ये है कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है। जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितनी बाइंडिंग एनर्जी कम है उतनी ही स्टेबिलिटी कम होगी। तो चलते चलते हम मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी की ओर पहुंचे। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला देखने के बाद हमने बोला कि यार साला कंसेप्ट क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई। हमें देखना है कौन से न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन से न्यूक्लियस अनस्टेबल है। और स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी देखो बाइंडिंग एनर्जी के साथ लिंक्ड है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बताती है, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस बताती है बेटा जी। अब एक और बात, लोग यही समझते रहे कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन कुछ और स्टडी करने के बाद पता लगा कि यार बाइंडिंग एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन हम बाइंडिंग एनर्जी ना देखें, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखें।
वो एक्चुअल स्टेबिलिटी बताएगी। तो मैंने अभी अभी बोला बाइंडिंग एनर्जी क्या बताती है, ये बताती है कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल है।